इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे ऐसे चिट्ठे खोले हैं, शर्म होगी ना, शर्म होगी तो मेरे अपने और मेरे पराए। और दो रिश्ते ऐसे हैं जिनको मैं नाम लेके भी पर्दाफाश करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। मेरे बारे में 1% बात करना उचित मत समझना। मैं क्या थी वो तुम लोग अच्छे से जानते हो, क्या थी वो मैं अच्छे से जानते हो, और मैं वो बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी जो तुम समझ रहे हो। ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पास में हर एक चीज का इलाज है, हर एक चीज का, और हर एक आदमी के काले चिट्ठे अपनी डायरी में पैक है। मैंने कोई कारनामे किए तो मुझे पता है कि मैंने क्या कर रखे हैं, लेकिन मुझे अपनी गलती पे पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने की ना, जो मैं जैसा तैसा है भुगत रही हूँ, ठीक है। और मैं उसको गलती भी नहीं मानती हूँ। लाइफ जब ऐसे ऐसे रास्तों पे लाके खड़ा करती है ना, तो जायज सी बात है कि कहीं ना कहीं आदमी से थोड़ा बहुत चूक हो जाती है। लेकिन मेरा साला कोई इतना सा प्रूफ लाके कहीं पे भी लाके नहीं छोड़ सकता कि यहाँ पे गलत है, विद प्रूफ। अब जबान तो तुम्हारी क्या ही है, तुम कुछ भी कह सकते हो। और ये स्पेशल वीडियो मेरे उन अपनों के लिए है जो चाटने के लिए रश्मि को आज इतना दे दे, आज इतना दे दे, कमाई को तो खा गए पूरी को, और उसके बाद में पीछे से मेरी बुराई करते हो। हरामजादे हो। जिस दिन मैंने उखाड़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो तुम तो आज यूं कहते हो कि हमारे रिश्ते नहीं हो रहे। जिंदगी में तुम्हारा रिश्ता नहीं करेगा कोई, ठीक है। अभी तो मैंने जबान पे लगाम लगा रखी है। जिस दिन मैंने जबान की लगाम खोल दी ना, उस दिन तुम में से कोई नहीं बचेगा, ये क्लियर है। हाँ जी, नमस्कार साथियों, राधे राधे आप सभी को। एक छोटे से प्यारे से वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बस ज्यादा समय नहीं लेना है आपका। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस 2 टप्पे की बात करनी है आप सब लोगों से। मेरी लाइफ को लेके बहुत सारे लोगों को झमेले दिख रहे हैं मेरी जिंदगी में, क्योंकि लोगों को कुछ काम तो है नहीं। मैं ये सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो मेरी लाइफ को लेके बहुत सारे उल्टे सीधे अपवाद तरीके के अफवाहें फैला रहे हैं, उन सब के लिए है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ आप सबसे, जो भी मेरी इस वीडियो को देखेगा उससे, कि इस लाइफ में जरूरी क्या है, इस लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हम इंसान है, हमने जन्म लिया है। जायज सी बात है कि कोई भी किसी भी माँ बाप की कोख से जन्म लिया है। मैंने भी अपने बच्चों को जन्म दिया है, आपने भी दिया होगा, आपके भी होंगे। सब चीज है, फैक्ट है ये कि जिस इंसान ने जन्म लिया है, वो धरती पे आया है, तो उसकी अपनी एक जिंदगी है, उसका अपना एक वजूद है, उसको अपने तरीके से जीना है। मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, मैं भी मानती हूँ इस चीज को, लेकिन मेरी जिंदगी में मायने रखता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। या फिर आप लोगों के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से, मुझे अगर दिक्कतें आ रही हैं मेरी लाइफ में, तो लाइफ में बदलाव नहीं करना है, मुझे यहीं पे जिंदगी का दी एंड कर देना है। ऐसा क्यों? क्यों हताश करते हो किसी को? आप क्यों हताश करते हो किसी को? आप उसकी हकीकत ही नहीं जानते हो अभी। आप उसके लिए, जिसके भी लिए आप गलत कमेंट कर रहे हो, जिसके लिए भी आप बातें बना रहे हो, आप उसकी पूरी जिंदगी की हकीकत जानते हो क्या, कि उसके साथ में क्या हुआ है? नहीं जानते हो। और जब तक हम किसी के लिए भी 2 भी शब्द बोलते हैं, तो जब तक हम उसके बारे में पूरी चीजें नहीं जानते हैं, पूरी बातें नहीं जानते हैं, तब तक हम किसी के बारे में 1 भी शब्द बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, अधिकार तो हमें है ही नहीं, क्योंकि उसमें अधिकार है उसके माँ बाप, उसके ससुराल पक्ष वाले। तीसरे पर्सन को तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं? हाँ, मैं मानती हूँ कि लोगों ने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा,
उस पे भी लांछन लगा दिए थे। तो हम तो क्या चीज़ है। महिला से जब आदमी जीत नहीं सकता, महिला से जब आदमी जीत नहीं सकता, तो उसके पास में एक बहुत ज़्यादा धारदार हथियार होता है, वो होता है उसकी इज्जत पे वार करना। बुरा मत मानना, आप लोग पुरुष लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरी महिलाएं मेरी वीडियो को देख रही हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। लाइफ में लाइफ पार्टनर अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप हमें मात्र जीवन देते हैं 15, 16, 17 साल तक का। जो हमारा 5 साल तक का तो बचपन हमें पता ही नहीं रहता किस तरीके से चला गया, और हमारी 10 साल की ज़िंदगी माँ बाप के हाथ में होती है। और उस 10 साल के अंदर मैं एक बात बताना चाह रही थी आप सबको कि उस 10 साल में हमें माँ बाप का भरपूर प्यार मिलता है। माँ बाप चाहे कैसे भी हो, गरीब हो, अमीर हो, ये आप सब लोगों का मानना है। लेकिन कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो एकदम बहुत तकलीफ देते हैं अपने बच्चों को, बहुत तकलीफ देते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे माँ बापों को माँ बाप बोलोगे आप? ये लफ्ज मेरे अपने माँ बाप के लिए नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरे तो बच्चे तेरे पहले वाले हस्बैंड के हैं और तेरे बच्चों पे कोई अधिकार नहीं है। तो मैं उन सबसे एक बात पूछना चाह रही थी। मैंने 2 बच्चे हैं मेरे पास में, एक बेटा एक बेटी है। बेटी मेरी जिस दिन से जन्म ली है उस दिन से बीमार है। बेटा मेरा ठीक है। मैंने अपने दोनों बच्चों को पालने में जन्म से लेके यहाँ तक कि ये मेरे पेट में जब से आए हैं तब से लेके और आज तक 5 फरवरी 2013 बेटी का जन्म, 22 अक्टूबर 2014 बेटी का जन्म, बेटी और बेटा दोनों का जन्म। और इस जब से लेके आज, कब कितनी डेट आज 10 अप्रैल 2025, कितने साल के हो गए मेरे बच्चे? अब आप मुझे एक बात बताइए, एक छोटे से बच्चे को जन्म देके और उसको, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपवाद कर बैठते हैं और कहीं भी फेंक जाते हैं। उस इतने से बच्चे को कहीं भी फेंक दिया। कोई बहुत दयावान आदमी होता है, वो उस बच्चे को ले जाके अपने घर पे ले जाके पालता है और उसको बड़ा कर देता है। उस बच्चे पे असली हक किसका है, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। बुरा मत मानिएगा, बस मुझे मेरी बात का जवाब दीजिएगा। इतने से बच्चे को किसी ने जन्म दिया और वो कहीं भी सड़क पे फेंक गया। किसी भी माँ ने जन्म दिया और वो फेंक गए। मजबूरी कोई भी रही हो उनके सामने, लेकिन वो फेंक गए। उसको किसी अच्छे भले आदमी ने उठा लिया और अपने घर पे लाके पाल रहा है। उसने जवान कर दिया बच्चे को। अब मुझे बताओ कि उसका असली माँ बाप कौन है, जन्म देने वाला या पालने वाला? आप लोगों से है ये सवाल। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हालांकि मेरी वीडियो पे 90% कमेंट बहुत अच्छे हैं, जो मुझे वास्तव में मुझे मतलब दिल से फील हो रहा है कि रश्मि ने गलत डिसीजन नहीं लिया। रश्मि आज भी सही है, कल भी सही थी और आगे भी सही रहेगी। लेकिन मुझे कुछ कमेंट है ना जो वास्तव में अंदर तक झंझोर देते हैं। फेसबुक पे भी मैं पिछले 1.5 साल से एक्टिव हूँ, तो फेसबुक पे मेरे लगभग 3, 3.5, पौने 4 लाख के समथिंग ही फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सब लोगों का मुझे इतना प्यार मिला है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगी और मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मुझे कोई गलत कमेंट करता है ना, तो मैं उसका तुरंत एकदम आओ देखती हूँ ना ताऊ देखती हूँ, मैं उसका वैसी भाषा में रिप्लाई कर देती हूँ। और ये मेरे अंदर कमी मान लीजिए चाहे अच्छाई मान लीजिए, आप मेरे हिसाब से तो मैं इसको कमी तो इसलिए मानती हूँ कि मेरा गुस्सा है ना जो मेरे से काबू नहीं रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मुझसे कोई कुछ बोलता है ना, और वो गुस्सा कब से आने लगा है,
जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बहुत ज़्यादा गंदा वक़्त था, तब से मेरा लाइफ में ये चिड़चिड़ापन है ना, ये बहुत ज़्यादा आ गया है। हालाँकि आज है ना, मैं इस गुस्से पे लगभग आज 2025 10 अप्रैल, आज मैंने कम से कम 20% मेरे गुस्से पे काबू पाना सीख लिया है। कई बार ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड साहब मुझे कई बार कोई चीज़ को लेके, या कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं जा रहे हैं और चले गए और मुझे बताया नहीं, या फिर कुछ हो गया, तो कुछ बातों का मुझे पीछे से पता चला, तो मैं आव देखती थी ना ताव देखती थी, और मैं ये भी नहीं देखती थी कि अगल में कौन है और बगल में कौन है। मैं मिनटों में तुरंत, आपने क्यों नहीं बताया मुझे, आप क्या समझते हो अपने आप को, तो ये शब्द मेरे मतलब एकदम जबान पे रहते थे। आज मेरे उन शब्दों में बहुत ज़्यादा बदलाव है, और वो सिर्फ प्यार की वजह से है, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मुझे इतना परफेक्ट तरीके से प्यार मिल रहा है कि मैं गुंजाइश ही नहीं रहती यार कुछ बोलने लायक। जब जिंदगी में एकदम चारों तरफ से आदमी घुट जाता है ना, जब वो भौंकड़ा जाता है, वो सोच क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है, उसको खुद को पता नहीं होता, क्योंकि उसने लाइफ में दुख देखे हैं। सबसे बड़ा दुख की बात मैं बताऊं आप सबको, कि वो बेटी जो आपके सामने बैठी है, उस बेटी ने अपने बाप को बचाने के लिए, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, और लगभग 2009-10 से 10 में शायद उनको पहला हार्ट अटैक आया था, 11 में मेरी शादी हुई थी, और उसके बाद में पापा को सेकंड अटैक आया शायद 19 में, 19 या 18 या 19 में, 2018-19 में। और पापा को डाउट था, जब सेकंड अटैक आया तो पापा ने भाई की शादी की, मेरे से छोटे वाले की, और पापा को डाउट था कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। पापा मुझे हमेशा, जब भी मैं ऑफिस से आती शाम को टाइम, तो मेरे पापा मेरा इंतज़ार करते शाम को टाइम की अब आने वाली है, क्योंकि मैं भी दोसा ही रहती थी। एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो चुका था, डिवोर्स का केस भी मैंने लगा रखा था, और मेरा फाइनल भी हो गया था। तो मेरे पापा जो हैं, लगभग मैं बताऊं कि शाम को टाइम जैसे ही मैं 5 के और 6 के बीच में मैं घर में प्रवेश करती, क्योंकि दौसा के अंदर ही मैंने खुद ने अपना मकान बना रखा था, और दौसा में ही मेरे मायके वालों का मकान है, और पूरी फैमिली मेरी मायके वाली दौसा रहती है। तो जब मैं शाम को आती ना, तो मेरे पापा मेरा इंतजार करते रहते कि अब आएगी। तो जब मैं आती घर में घुसती, तो मेरे पापा एक छोटी सी परचूनी की दुकान डाल रखी थी, क्योंकि हम उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे, उनके हार्ट पेशेंट थे इस वजह से। तो उस दुकान पे शटर खींच देते थे। जैसे ही मैं आती, हम दोनों बैठ के बाप बेटी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी घर की, पापा अपने घर में जो दिक्कतें चल रही थी उनके बारे में चर्चा करते। मैं कभी भी मेरे पापा को मैंने अपना दुख नहीं बताया, सिवाय मेरी बेटी का एक दर्द था बहुत भयंकर। क्योंकि और मैं एक ही बात कहती थी, पापा मेरा एक मकान होगा, क्योंकि जब जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक मैंने प्लॉट ही लिया था, और मुहूर्त भी मेरे पापा अपने हाथों से लगवा के गए थे, और फिर मकान का काम उनके वो जीते जी चालू हो गया था। लेकिन 24 अप्रैल को मेरा मकान का मुहूर्त लगा था, और 15 मई को पापा जी एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम कोविड चल रहा था। तो बात बता दूं मैं आपको कि कोविड के दौरान पापा की हालत, पापा के थोड़ा सा एकदम फीवर सा आने लगा, तो मुझे मना कर दिया था पापा ने कि तू अब यहाँ पे मत आया कर हमारे घर पे, और बच्चों को भी मत लाया कर, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना, उसके फीवर आना स्टार्ट हो गया था कोविड में। छोटी सिस्टर के जब फीवर आया, तो फिर मेरी मम्मी के भी आ गया, फिर मेरी भाभी के भी आ गया। तो मैं अपने बच्चों को घर पे नहीं लाती थी, लेकिन मैं उनके पास रोज जाती थी। मेरे पापा फिर भी कहते थे कि छोरी अपनी लाडो है, उसके अगर कोविड हो गया ना तो वो बचेगी नहीं, क्योंकि लाडो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, सबको चिंता थी। हमारे घर में हमें किसी की परवाह नहीं थी सिवाय हमारी लाडो के। तो फिर भी मैं ना मतलब दूर से ही बैठ के चले जाती थी ऑफिस जाके, और मैं दूर से बैठ के चले जाती थी, लेकिन मैंने हर एक परिवार के हर एक सदस्य को
हॉस्पिटल ले जाके इलाज करवाया कोविड के टाइम पे। मैं बाइक चलाती हूँ मेरे घर में, मैंने सबका एकदम एक्यूरेट तरीके से ख्याल रखा, सबका। मम्मी, बहन, भाभी तीनों चपेट में आए, चौथा मेरा छोटा वाला भाई वो भी चपेट में आया। मैंने सबका इलाज करवाया। एक दिन मेरे पास में कॉल जाता है पापा जी का कि बेटा मैं तो गाँव गया। मैंने कि क्यों चले गए? कि वहाँ पे मेरा मन नहीं लगता और मैं गाँव आ गया। इसके पीछे की बहुत सारी बातें हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि फैमिली की कोई भी चीज़ बाहर आए, लेकिन मेरे पापा ने मेरे पास में कॉल किया और वो थी 11 मई की या 10 मई की बात, या शायद 12 मई की, कुछ ऐसी ही बात थी। तो मन चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है, मैं खेत इनकी तरफ जा रही हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, मैं अब ठीक हूँ। बेटा तू लाडो को ख्याल रख जो, और तू अपने तेरी मम्मी की तरफ भी जाया जो। ये शब्द मेरे पापा के आज भी मेरे पास में मोबाइल में रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। लास्ट 2-4 बात हुई थी, वो 2-4 कॉलों की रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास में पड़ी हुई है, क्योंकि उस टाइम मेरा एक फ़ोन था जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी, क्योंकि मैं जॉब करती थी ना, तो मुझे ज़रूरत पड़ती थी उसमें रिकॉर्ड कॉल की, तो इस वजह से मैंने आप चला के वो रिकॉर्डिंग नहीं की। तो हुआ यूँ कि उसी दौरान मेरी बुआ जी की लड़कियों की शादी थी। तो जिस दिन मेरी बुआ जी की लड़कियों की शादी थी, उसी दिन पापा की डेथ हुई। और 12 तारीख के दिन मेरे चाचा का मेरे पास में कॉल आता है कि तेरे पापा की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, 12 मई, और तेरे पापा की तो आँख ही नहीं खुल रही। और उससे पहले दिन मेरी बात हुई 11 तारीख के दिन कि बेटा मेरे आराम है और मैंने 2 रोटी खाई है, तेरी चाची ने बना के दी हैं, क्योंकि गांव में हमारा कोई नहीं रहता, मेरे चाची चाचा रहते हैं सब, बाकी मेरे मम्मी भाई बहन सब दौसा में रहते हैं। तो मेरे चाचा ने जब मेरे पास में कॉल किया तो मैंने कहा कि कोई भी बोलेरो, कोई भी साधन मिले आप ले आओ। और मैं दौसा में, उस टाइम कोविड इतना भयंकर था कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं वो कहीं भी किसी को नहीं मिल रहे थे। लेकिन मैं यूँ मान लीजिए कि मैं एक एनजीओ में जॉब करती थी, मैनेजर का पद था। मेरी बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोगों से बहुत अच्छी जान-पहचान थी और आज भी है। तो मैंने जैसे-तैसे करके मेरे पापा को जब एडमिट करवाया ना, उससे पहले-पहले मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था कर ली और मैं एडमिट करवा दिया। सब ऑक्सीजन जो उनका लेवल था ओनली 35 था, जिस टाइम एडमिट करवाया हमने। 35, 34, 33, 35, 34, और डॉक्टर ने मुझे एडमिट करवाते ही घंटे भर बाद में बोल दिया था कि आपके पापा बचेंगे नहीं। कोई चांस किस्मत जग जाए तो ठीक है, नहीं तो तेरे पापा बचने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि पापा के शुगर, बीपी हाई और हार्ट अटैक, ये बीमारी एकदम बहुत पहले से थी। तो कोविड के दौरान ऐसे जो पेशेंट हैं वो लगभग खत्म ही हो गए। बहुत सारे लोग, जिस कॉलोनी में मेरे मम्मी पापा रहते हैं उस कॉलोनी के अंदर जाने कितने ही लोग खत्म हुए। अब आप मुझे एक बात बताइए, 3 दिन और 3 रात पापा जी एडमिट रहे दौसा के हॉस्पिटल में, और मैंने 3 दिन और 3 रात मेरे पापा का बेड एक सेकंड नहीं छोड़ा, एक सेकंड। एक दिन की बात मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं 2 घंटे मम्मी के पास में मकान पे आके गई, जो मैंने मेरे भाइयों को छोड़ा वहाँ पे और मैं आके गई। और मेरे से जो हो सकी ना मैंने वो पूरी सेवा की। एक बेटी नहीं, एक बेटे जैसा फ़र्ज़ निभाया। आज मैं इस चीज़ को, कोई कहे या नहीं कहे, लेकिन मैं अपने आप को इस चीज़ को गर्व मानती हूँ कि मैंने बेटों से ज़्यादा बढ़ के मेरे पापा की 3 दिन ही सेवा की, लेकिन मैंने बेटे से बढ़ के बेटी, मतलब बेटा भी नहीं कर सकता ऐसी सेवा की। लेकिन आज जब वो लफ्ज़ सुनने को मिल रहे हैं ना मुझे, हर एक जगह से लोग टोंट कस रहे हैं, और वो कहना किसने स्टार्ट किया है? कुछ दल्लों ने, जिनमें मैं उनका नाम भी लूँगी। मुझे पता है कि जब लोग बदनामी करने पे उतर रहे हैं ना, तो नाम तो मैं लूँगी उन चीज़ों का, और मैं एक-एक का चिट्ठा भी खोलूँगी। मैंने अपनी खुद की कमाई से इलाज करवाया। मैंने अपनी खुद की कमाई से शुरू से लेके एंड तक का पूरा खर्चा, यहाँ तक कि
मैंने मेरी फैमिली का पूरा 1 महीने का, जहाँ से अस्पताल से इलाज से लेके पूरे 1 महीने तक की हाथ तक का एक-एक पाई-पाई अपनी खुद की इनकम से मैंने सारा काम किया। एक बेटा भी नहीं कर सकता है, बेटा भी नहीं करता है, रोते हैं प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन मैंने पूरे काम किए क्योंकि मेरे भाई बहुत छोटे हैं, मैंने सारा फर्ज निभाया। उस टाइम मैं सबको बहुत अच्छी लगती थी। क्यों लगती थी पता है? मेरे पापा के जाने के बाद में मैंने 1 साल मेरा मायके वाला पूरा घर संभाला। किसके क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसको क्या चाहिए, किसके लिए कपड़े नहीं है, किसके लिए चप्पल नहीं है, किसके लिए जूते नहीं है। जैसे ही पापा खत्म हुए तो सब लोगों ने थोड़ा-थोड़ा मेरे से मुंह मोड़ना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि भाई आप सब लोग जानते हो कि एक छोटी सी नौकरी करने वाली महिला अपने भी बच्चों को पाल रही है और उनको भी पाल रही है साथ साथ में। तो मेरे पास में इतनी इनकम तो कहाँ से आएगी जो मैं मतलब भर भर के मैं उधर भी ले जाऊं और मैं मेरे अपने बच्चों को भी। तो धीरे धीरे मेरे अपनों ने मेरे से डोरी खींचना बंद कर दिया। जब तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं शादी करूंगी, कतई नहीं था कि मैं, मेरा डिवोर्स बहुत पहले ही हो चुका था, मैंने शादी बहुत पहले ही तोड़ दी थी वो। और मेरा तब तक कोई भी प्लान नहीं था कि मैं अब आगे आने वाले समय में शादी करूंगी, कतई नहीं था, कहीं दूर दूर तक दिमाग में ही नहीं था कि मैं शादी करूंगी। तो जब सब मेरे से खिंचने लग गए, कोई किधर खिंच रहा है, कोई किधर खिंच रहा है, अब आप मुझे एक बात बताओ, बेटी को 2 ही जगह सहारा मिलता है, एक महिला को 2 जगह सहारा मिलता है, या तो मायका हो या ससुराल हो। ससुराल तो बहुत पहले ही मैंने छोड़ दिया था। अब मायके वाले हर एक चीज को लेके, हर एक चीज को लेके खींचना स्टार्ट कर दिए मेरे से। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं नौकरी कर रही हूँ, तो भाई जब तक पापा जिंदा थे तब तक तो मेरे बच्चों को रखते थे, जब तक तो वो रखते थे मेरे बच्चों को, तो मैं बिल्कुल निष्फिक्री थी। अब जैसे ही पापा खत्म हुए तो मैंने छोड़ा, तो वो वाली बात नहीं रही। कुल मिला के उस घर में जो पापा जीते जी, उस घर में कुछ बात थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मायके वालों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया या नहीं किया, जो भी है, लेकिन बात में वो बात नहीं रही। मेरी बच्ची जो मेंटली डिस्टर्ब है, मैं किसके पास छोड़ूं, मैं क्या करूं अब, मैं कहाँ जाऊं अब, मैं किसके सहारे जीऊं अब, जब मेरा कोई भी सहारा नहीं है। फिर मैंने कोर्ट मैरिज कर ली, मैंने शादी कर ली दूसरी, तो किसको क्या आपत्ति है। अब एक बड़े मजे की बात आप सुनो, जैसे ही मैं कोर्ट मैरिज करती हूँ, सारे घर वाले खिलाफ। हालांकि उनको खुश होना चाहिए था कि हमारी बच्ची इतने दिन से परेशान है, इतने दिन से परेशान है, ये दर दर की ठोकर खाती हुई घूम रही है, हमारा भी कर रही है, बच्चों का भी कर रही है, तो हम इसके लिए खुश हों। खुश नहीं हुए भाई, सब जल गए बुरी तरीके से। यहां तक कि जन्म देने वाली माँ भी खिंच गई। अब आप किसके पास में जाओगे अपना दुख न रोनी, किसके पास में जाओगे, कौन है आपका सहारा, कोई नहीं है। एक और बड़ी मजे की बात है, टाइम टाइम पे मैं आपको बताती रहूंगी कि जब मैंने शादी कर ली, उसके 2 महीने बाद में मेरे पास में गांव में से किसी कैंडिडेट का कॉल आता है और वो मेरे से बोलते हैं कि तेरे पापा कोविड से खत्म नहीं हुए थे, तेरे किसी अपने ने ये बोला है कि उसको तो तूने मारा है। अब बताओ आप अब आप क्या कहोगे, किसका सहारा लोगे। जिस बेटी ने सब कुछ किया अपनों के लिए, वहां से क्या सुनने को मिल रहा है। इस जिंदगी से मुझे अब तक मेरी मात्र
31 साल की उम्र में मैंने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की है मेरे भाइयों। आंसू तो खैर इतना बोल रही हूँ, मैं बहुत कड़क इंसान हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक महिला की तरह मैं फसफसाना लग जाऊं। रोने का तो कोई चांस ही नहीं होता लाइफ में। रोती कभी नहीं हूं मैं। रोना मैंने सीखा भी नहीं है और ना सीखूंगी। इस छोटी सी जिंदगी में, छोटी सी नहीं कहते, लाइफ की आधी, मतलब इस जीवन की आधी जिंदगी निकल चुकी है मेरी। हो सकता है कि आखिरी टाइम चल रहा हो सकता है कि और मैं 10-20 साल जी जाऊं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस छोटी सी जिंदगी में मैंने एक चीज बड़ी अच्छे से नोटिस की है, और वो नोटिस क्या की है बताऊं मैं आपको। उम्मीद किसी से नहीं करना, और किसी के लिए अच्छा भी उतना ही करना, बस आटे में नमक समाए उतना। आज के टाइम पे अपने भाई बहन है ना, उनके लिए भी आप अच्छे मत बनो। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलने दो। हेल्प करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी नहीं कि कल को तुमने ही उनको चलना सिखाया और वो अब तुम्हारे ही जड़ काटने में तुले हुए हैं। इतनी मत करना। हेल्प करना, लेकिन मैंने सीखा ही अपनी लाइफ से। मैं वो महिला, वो बेटी, वो पत्नी, वो सारे सुख और दुख झेल के बैठी हूं। आज ये जो बड़े बड़े पंच पटेल सटेल ये बोल देते ना, जिस टाइम मेरे पापा जी एक्सपायर हुए थे, मैं बता दूं आपको, जिस टाइम पापा जी एक्सपायर हुए थे, कोविड में अच्छों की लाश नहीं मिल रही थी, अच्छों की, और वो डकराते हुए गए थे। जिस टाइम उनका आखिरी शब्द था ना, वो मेरा मेरा नाम था जबान पे। वो मुझे इतना प्यार करते थे। कभी सोचती हूं ना बैठ के, तो मुझे आज भी वो पल याद आता है कि आखिरी वक्त चल रहा था, मात्र 2 घंटे की जिंदगी थी, और मुझे डॉक्टर आए और बोले कि आपके पापा को आई फ्लो मास्क चाहिए। पता नहीं वो कौन सा मास्क होता है, उससे ऑक्सीजन थोड़ी अच्छी जाती है। 2 घंटे पहले तो आप लेके आओ। तो पूरे दौसा के कोई भी हॉस्पिटल में, वो बहुत गंदा टाइम था वो मेरे लिए, पूरे दौसा के कोई भी हॉस्पिटल में वो नहीं मिला। जयपुर के रूंगटा हॉस्पिटल में जैसे तैसे मैंने किसी कैसे कैसे जैक जुगाड़ कर करा के वहां व्यवस्था की। तो देखिए आप, जिन बेटों को आप बेटा मानते हैं, वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए कि हम जयपुर जाके लेके आ जाएं। ये बेटा थी उनकी, जो मैंने कहा मैं 2 घंटे में, 1 घंटा तो भाई दौसा से जयपुर जाने का लगेगा, और जयपुर से 1 घंटा वापसी। मात्र 2 घंटे में मात्र 2 घंटे में मैं रिटर्न हो गई वहां से लेके, मतलब पहुंच गई दौसा। लेकिन मैं जब पहुंची तो मैं मेरे पापा की आखिरी सांस भी नहीं देख पाई। उनकी जबान पे सिर्फ एक नाम था कि बहना को बुलाओ, बहना को बुलाओ। मम्मी के धक्का दे दिया, भाई के धक्का दे दिया, दूर हट जाओ, बहना को बुलाओ। फिर लोग क्या कहते हैं, इसकी टेंशन और इसने मार दिया। और लोगों में कोई और नहीं था, कहने वाले मेरे अपने थे। अपनों ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, जो कब मेरे पापा के 2 साल बाद में, जाने के 2 साल बाद में, जब मैंने मेरी जिंदगी जीना स्टार्ट किया ना, जब मेरे ऊपर उन लोगों ने कीचड़ उछालना स्टार्ट कर दिया। जिस ससुराल में मैं 2 साल, 4 साल, 5 साल काट के आई, उस ससुराल में मेरे सामने किसी की जबान नहीं खुलती थी। मेरे करेक्टर पे तो किसी कंडीशन में कोई उंगली नहीं उठा सकता था। उस ससुराल के भी 1-2 लोग भड़काना स्टार्ट कर दिए कि वो ऐसी थी ऐसी थी। आज भी आप कभी मिलना वहां जाके, जो 1-2 लोगों की मैं कह नहीं सकती, मेरी वहां पे कोई बुराई नहीं करेगा, क्लियर है। क्योंकि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। जब तक मैं रही, जैसे रही, मैं ठीक रही। पर अब आप जानते हो अच्छे से कि महिला अगर जिंदगी काटे तो किसके सहारे।
कौन है सहारा, किसके लिए? जब उसका कोई अपना है ही नहीं, कोई उसके लिए कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, चाहे भाई मान लो, चाहे बहन मान लो, चाहे मम्मी मान लो, चाहे पापा मान लो, फिर वो किसके लिए जिए? इतनी पराई हो जाती है कि बेटियां शादी के बाद में, यहाँ पे एक कदम भी बेटी के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर उसने कोई गलत काम कर लिया तो आप उस पर कीचड़ तो खूब उछाल देते हो। अगर वो मर गई तो पीछे से आप रोने में हमारे पास में आ जाती, फलाना कर लेती, ढिकाना कर लेती। ये रोजना तो तुम पीछे से खूब रो लेते हो, लेकिन अच्छाई के लिए तुम लोग आगे कदम नहीं उठाते हो। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रही हूँ। अपनी बहन बेटियों को अगर कोई दुख है ना, तो थोड़ा सा उनका सहारा बनिए। छोटी छोटी बातों पे नहीं, जब वो बड़े संघर्ष से जूझ रही हैं। अरे आपकी तो बहन है, आपकी ही तो बहन है। अगर भाई होती तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेती। बहन तो आपकी है, वो बहन जो आपके लिए हर एक समय पे तैयार रहती है। आपने जब कॉल किया 10 चाहिए ले जा भाई, 20 चाहिए ले ले भाई, फोन चाहिए ले जा भाई। ये वही बहन है जिस बहन के बुरे वक्त में तुम लोगों ने साथ छोड़ दिया। बहन अब दुखी नहीं है, बहन को सुख भी, जब दुख मिला था तो बहन की लाइफ में सुख भी आएगा, क्योंकि बहन ने किसी का बुरा नहीं किया है, नहीं किया है, कभी नहीं किया। फिर इतना इतना क्यों? पीठ पीछे इतनी बुराइयां क्यों? मैं ये पूछना चाह रही हूँ इस मतलबी संसार से, कि इतना मतलबी क्यों है ये संसार। आज मेरे हस्बैंड के लिए लोग बहुत सारे उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। मैं उन सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम अपने बच्चों के बाप नहीं बन सके। मेरे हस्बैंड में वो काबिलियत है, दूसरों के बच्चों को अपना बना के पाल रहा है। हर किसी में नहीं है वो जज्बा। लोगों से तो खुद का पैदा करे डान का झेरा कौन भरा जाए। जो मेरो तो इतना बड़ा दिल वालों है कि जो दूसरे के बच्चों को अपना, कभी दूसरा समझता ही नहीं है, कभी एहसास ही नहीं होने देता बच्चों को। तो क्या होड़ कर लोगी तुम मेरे आदमी की? इस वीडियो में, मात्र इस वीडियो के अंदर